हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की डिमांड आई थी कि आप पॉलिटिकल साइंस सिविक्स को भी कवर कीजिए, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 सिविक्स के चैप्टर के बेस्ट नोट्स और एक्सप्लेनेशन। जी हाँ दोस्तों, अब हम एक्सप्लेन भी करेंगे और अच्छी तरह चैप्टर को समझेंगे भी। तो सीटेड एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं लेकर आती रहूंगी। तो दोस्तों, क्लास 7 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वालिटी, मतलब समानता पर। तो दोस्तों, इक्वालिटी वर्ड से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज इक्वालिटी? सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना। हर व्यक्ति की गरिमा और अधिकार समान है। किसी के साथ भेदभाव मत करना। दोस्तों, इक्वालिटी से एक सिंपल सा मीनिंग है कि सोसाइटी में या एक कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सबको इक्वल समझना। जैसे कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाती है, जो भी लॉज बनाती है, वो सभी लोगों के लिए बनाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल लोगों के लिए अलग लॉ है और कुछ जो गरीब लोग हैं या जो मिडिल क्लास है उनके लिए अलग लॉ है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ। तो दोस्तों, इक्वालिटी का मतलब आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्वालिटी कि इक्वालिटी के कितने प्रकार होते हैं। तो आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, सभी को आगे बढ़ने का समान मौका मिलना। परिणाम की समानता, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, सभी को समान परिणाम मिलना। तो दोस्तों, इक्वालिटी के दो प्रकार होते हैं। एक होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी को आगे बढ़ने का मौका देना, और एक होता है इक्वालिटी ऑफ आउटकम, सभी को समान परिणाम मिलना। दोस्तों, रिजल्ट सबके लिए सेम होगा। मतलब लॉ में अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्राइम करता है तो उसको लॉ के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी, फिर चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या मिडिल क्लास हो। सबके लिए इक्वल लॉ है और सबके लिए ये राइट है कि वो इक्वली सोसाइटी में रह सके। तो दोस्तों, इसका थर्ड पॉइंट है व्हाई इज इक्वालिटी इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, समानता क्यों आवश्यक है? यह एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज बनाने में मदद करती है। तो दोस्तों, अगर सोसाइटी में इक्वालिटी होगी तो सोसाइटी में शांति होगी और जो सोसाइटी है वो अच्छी तरह वर्क कर सकेगी, क्योंकि सभी इक्वल होंगे। सभी को अपने विकास और क्षमता दिखने का मौका मिलेगा। यह लोकतंत्र की मूल भावना है। इट इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों, इससे क्या होगा कि जो डेमोक्रेसी है वो भी अच्छी तरह वर्क करेगी, जो गवर्नमेंट है अच्छी तरह लॉज बना सकेगी। और दोस्तों, इक्वालिटी से लोगों के अंदर ये भावना आएगी कि हाँ, हम भी इक्वल हैं और हमारे पास भी राइट है कि हम अपनी सोसाइटी में इक्वली रह सके। जो भी राइट्स कोई अमीर व्यक्ति के पास है वो गरीब व्यक्ति के पास भी है। तो दोस्तों, इक्वालिटी का वर्ड बहुत ही अच्छी तरह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों, आई होप आपको इक्वालिटी समझ आ रहा होगा। तो दोस्तों, अब हम इसके देखते हैं संविधान के समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ अनुच्छेद हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें राइट्स देते हैं इक्वालिटी के। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं वो कौन कौन से अनुच्छेद या फिर इंग्लिश में आर्टिकल्स हैं। तो दोस्तों, हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 से 18, मतलब 14 to 18 समानता का अधिकार देता है। इक्वालिटी का क्या देता है? हमें अधिकार देता है। तो इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि लॉ के लॉ के सामने सभी लोग इक्वल होंगे, लॉ सबके लिए इक्वल होगा। आर्टिकल 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, मतलब कि कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे आपकी कोई भी धर्म हो या जाति हो या आपका कोई जेंडर हो। फिर आता है आर्टिकल 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स। दोस्तों, जो जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एज यू ऑल नो दोस्तों, जो SC ST एंड जो ओबीसीज होते हैं इनके लिए कुछ रिजर्वेशन सीट्स होती हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने बहुत ही पास्ट में इन्होंने बहुत कुछ सहा है। यू नो दैट जाति सिस्टम बहुत था इंडिया में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इनके लिए स्पेशल लॉज बनाने पड़े और इनके लिए रिजर्वेशन सीट्स रखनी पड़ी। दोस्तों, इससे क्या होगा? इक्वालिटी होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स। तो आर्टिकल 16 में क्या है? जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर आता है दोस्तों आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। दोस्तों, एज यू ऑल नो, जो ये होते थे चंडाल्स कहते हैं जिनको,
आप लोग जैसे ये कास्ट होती हैं, इनको अनटचेबल्स कहा जाता था, लेकिन अब लॉ ने ये कानून बनाया है कि कोई भी अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम अब इंडिया में नहीं रहेगा। सभी इक्वल हैं, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। और जितने भी लोअर कास्ट हैं या अपर कास्ट हैं, चाहे कोई स्पेशल लोग हैं, सबको इक्वली समझा जाएगा बिफोर द आई ऑफ लॉ। तो दोस्तों आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। दोस्तों जो टाइटल्स होते हैं उनका अबॉलिशन कर दिया गया। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, आपके सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं असमानता के रूप, फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। दोस्तों इनइक्वालिटी मतलब असमानता, तो इसके कुछ फॉर्म्स हैं जो हमें यहाँ पढ़ने हैं। जाति के आधार पर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। दोस्तों एज यू ऑल नो कि हमारी 4 कास्ट होती थी, सॉरी दोस्तों वो वर्ना सिस्टम होता था। दोस्तों कास्ट के बेस पर बहुत ज्यादा भेदभाव होता है हमारे इंडिया में। लाइक वो ऊपर कास्ट है, ब्राह्मण्स को ऊपर समझा जाता है, एंड जो नीचे वाले होते हैं, वर्ना सिस्टम एज यू ऑल नो प्रेजेंट था पास्ट में। तो दोस्तों कास्ट के नाम पर ना बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, भेदभाव होता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। दोस्तों एज यू ऑल नो फीमेल्स के साथ बहुत ज्यादा बुरा होता था पास्ट टाइम में। तो गवर्नमेंट को इनके लिए, फीमेल्स के लिए अच्छे अच्छे लॉज बनाए ताकि जो वुमेन्स है वो भी इक्वली रह सके एज जैसे मैन रहता है। तो दोस्तों लिंग के आधार पर भेदभाव होता था, धर्म के आधार पर भेदभाव, फिर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दोस्तों रिलीजन के नाम पर भी भेदभाव होता है। आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी होती है, लाइक गरीब अमीर को इक्वल नहीं समझा जाता सोसाइटी में। फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। दोस्तों एज यू ऑल नो डिसेबल्ड स्पेशल CWSN का एक वो चल रहा है टॉपिक, चाइल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो दोस्तों जो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं या डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट अच्छे अच्छे लॉज बना रही है ताकि वो भी इक्वालिटी से सोसाइटी में रह सके। फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन एंड लैंग्वेज। दोस्तों जो ट्राइब्स होती हैं, जो मतलब फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छे अच्छे लॉ बनाए गए, क्योंकि उनके भाषा के आधार पर उनके साथ भी भेदभाव होता था। तो दोस्तों ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, समानता को बढ़ावा कैसे दे, हाउ टू प्रमोट इक्वालिटी। तो दोस्तों हम इक्वालिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, गवर्नमेंट इक्वालिटी को कैसे प्रमोट कर सकती है, ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट। दोस्तों गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो सभी को रिस्पेक्ट दे, जितने भी लोग हैं, चाहे अमीर हैं, गरीब हैं या नेता हैं, सबको इक्वली समझना चाहिए। भेदभाव और रूढ़वादियों को खत्म करें, एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। दूसरों के अधिकारी का सम्मान करें, समान अवसर प्रदान करें। तो दोस्तों अगर कुछ ये प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं या गवर्नमेंट फॉलो करती है, तो सोसाइटी में एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा, जिससे पूरी सोसाइटी तो इम्प्रूव करेगी, लेकिन वहाँ के जो मोरल वैल्यूज हैं, जो एथिक्स हैं, वो भी डेवलप होंगे। और आने वाली जनरेशन में ये भावना होगी कि हाँ हम सब इक्वल हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे आते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। समानता का अर्थ यह नहीं कि सभी एक जैसे हैं, बल्कि सभी को समान अधिकार और अवसर मिले। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। इक्वालिटी डज नॉट मीन एवरीवन इज द सेम, बट एवरीवन गेट्स इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स। दोस्तों मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, लॉज लिखे हुए हैं, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हाँ ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो दोस्तों अब देखते हैं सीटेट के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सीटेट। तो दोस्तों यहाँ पे आपने डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी को पढ़ लेना है। आर्टिकल्स 14 to 18 में क्या है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटीज की कौन कौन सी फॉर्म है, वेज टू प्रमोट इक्वालिटी, आप इक्वालिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सीटेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दोस्तों यहाँ पे आप कीवर्ड्स भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों एंड में एक लाइन लिखी हुई है, समानता ही सशक्त समाज की नींव है, इक्वालिटी इज द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। जी दोस्तों, अगर सोसाइटी में इक्वालिटी होगी तो वो सोसाइटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, मतलब रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो दोस्तों इस चैप्टर का नाम पढ़ के आपको ये समझ आ रहा है कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट है उनका रोल हेल्थ फैसिलिटीज में क्या फंक्शन है।
क्या उनका रोल है। तो इस चैप्टर में मेनली हम यही पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज हेल्थ। स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ। मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होना ही स्वस्थ है। दोस्तों, आप हेल्थ हेल्थ से क्या समझते हैं, आप खुद ही सोचिए। तो दोस्तों, हेल्थ क्या होता है जब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली वेलबींग हेल्थी हो। तो दोस्तों, ये होती है हेल्थ। तो दोस्तों, इसी के बारे में मेनली ये पूरा चैप्टर है। तो दोस्तों, आप पढ़ते हैं अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं क्यों जरूरी है। वाई आर गुड हेल्थ सर्विसेज इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, अगर गवर्नमेंट आपको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करेगी, तभी आप क्या रह पाएंगे, हेल्दी रह पाएंगे। आपको इजीली हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। तो आपकी जो बीमारियां हैं उसके बारे में आपको जल्दी पता लगेगा, उसका जल्दी इलाज हो पाएगा, आपको जल्दी मेडिसिन मिल पाएंगी। तो दोस्तों, हेल्थ के लिए अच्छी फैसिलिटीज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे वाई आर गुड हेल्थ सर्विसेज इम्पोर्टेंट। तो स्वस्थ लोग अच्छा जीवन जीते हैं, बच्चे अच्छी तरह पढ़ और विकसित हो पाते हैं, काम करने की क्षमता बढ़ती है, देश का विकास संभव होता है। तो दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं सरकार की जिम्मेदारियां। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सभी के लिए सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। मतलब कि दोस्तों, प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड गुड हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल। अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और दवाइयों की सुविधा देना। इंश्योर इम्यूनाइजेशन एंड केयर फॉर मदर एंड चाइल्ड। स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और पोषण पर ध्यान देना। बीमारी की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाना। तो दोस्तों, गवर्नमेंट का क्या रोल होगा। दोस्तों, एज यू ऑल नो, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज हो जिससे लोग परेशान ना हो, उनको इजीली अच्छी दवाई मिल सके, अच्छा इलाज मिल सके। और वहाँ पर जो लाइक खाने का या पीने का जो भी इंतजाम हो वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का हो। ऐसा ना हो कि वो खाना खाने लायक ही ना हो। दोस्तों, जो बीमारी है वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, ताकि जो बीमारी है वो स्प्रेड ना हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। तो दोस्तों, गवर्नमेंट की ये कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर गवर्नमेंट ये जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ही अच्छी तरह वर्क होगा, और दोस्तों जो लोग हैं वो हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। तो दोस्तों, अब आता है स्वास्थ्य सेवाएं किन किन रूपों से मिलती है। फॉर्म्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो दोस्तों, एज यू ऑल नो, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, सब हेल्थ सेंटर होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, और एम्बुलेंस सर्विस होती है जिसका नंबर आपको पता ही है 108 होता है। तो दोस्तों, ये कुछ फॉर्म्स हैं हेल्थ सर्विसेज की। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम, इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स बाय द गवर्नमेंट। तो दोस्तों, हेल्थ हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, और जो मतलब कि जो भी गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी फैसिलिटीज बनाई गई हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई गई हैं जिससे उनको अच्छा इलाज मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स दिए गए हैं, चलिए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत योजना। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक का फ्री इलाज करा सकते हैं। फिर आता है जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने चला रखे हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, और उनको फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड हो सके, इसलिए भी गवर्नमेंट ने इन सभी प्रोग्राम्स को चला रखा है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं व्हाई इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इम्पोर्टेंट। तो स्वास्थ्य पर खर्च करना हमारे भविष्य में निवेश करना है। इससे बीमारी कम फैलती है और इलाज पर कम खर्च आता है। यह सभी को समान अवसर देता है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम क्या कर सकते हैं। व्हाट कैन वी डू। दोस्तों, हम हेल्दी रहने के लिए क्या कर सकते हैं। साफ सफाई रख सकते हैं,
पौष्टिक भोजन खा सकते हैं, नियमित व्यायाम करना चाहिए दोस्तों हमें, एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलर और वैक्सीनेटेड होना चाहिए। अगर हमें कोई बीमारी है लाइक कोविड टाइम में हम सबको वैक्सीनेशन लेना पड़ा था क्योंकि वो बीमारी थी जो वो स्प्रेड हो रही थी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बीमार होने पर समय पर डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो दोस्तों इसमें सीटेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। ये सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स भी दिए गए हैं। तो दोस्तों एट द एंड ऑफ द वीडियो अ हेल्दी सिटीजन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन। दोस्तों अगर इंडिया का सिटीजन अच्छा होगा, हेल्दी होगा, तभी वो क्या कर पाएगा, अच्छे से सोसाइटी में अपना योगदान दे पाएगा, कंट्री के लिए अपना योगदान दे पाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 सिविक्स, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आगे आ गया है क्लास 7 सीरीज का चैप्टर 3 जिसका नाम है राज्य सरकार कैसे काम करती है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कैसे काम करती है। जो राज्य सरकार होती है वो कैसे लोगों के लिए अच्छे अच्छे लॉज बना पाती है, उनके लिए पॉलिसीज करती बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है। तो दोस्तों मेनली इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर को स्टार्ट करते ही ये आता है कि राज्य क्या है, स्टेट क्या है। तो दोस्तों राज्य एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह होता है। हर राज्य की अपनी सरकार होती है जो लोगों के लिए कार्य करती है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि स्टेट्स होती है और हर स्टेट के अपने पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, अपने पॉलिटिकल सीएम्स होते हैं जो स्टेट के लिए वर्क करते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। दोस्तों डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, अपोजिशन होता है जो रूलिंग गवर्नमेंट पे नजर रखता है कि वो लॉज अच्छे बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आता है राज्य सरकार की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले आता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दोस्तों जो लेजिस्लेचर है वो कानून बनाती है और जो एग्जीक्यूटिव है वो कानूनों को लागू करती है और जो जुडिशरी है वो कानूनों की व्याख्या करती है, वो लॉज को एक्सप्लेन करती है। तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड आता है, ओ सॉरी दोस्तों, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब लेजिस्लेचर को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों लेजिस्लेचर मेक्स लॉ, जैसा कि आप सबको पता है कि जो बॉडी है लेजिस्लेचर वो लोगों के लॉज बनाती है। इट इज कॉल्ड विधानमंडल। दोस्तों इसको विधानमंडल भी बोला जाता है। इसमें दो सदन हो सकते हैं, एक आता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। कुछ राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है और कुछ राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। तो दोस्तों सदस्य एमएलए एमएलसी जनता द्वारा चुने जाते हैं। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो दोस्तों जो लेजिस्लेचर में लोग होते हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो डायरेक्टली जनता चुनती है। जो भी पब्लिक वोट देगी और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो पॉलिटिकल लीडर विन करेगा और वही रूल करेगा स्टेट में। तो दोस्तों अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो दोस्तों एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स लॉज एंड रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि वो लॉज को इम्प्लीमेंट करेगी, मतलब लागू करेगी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रन करेगी। इसमें शामिल मुख्यमंत्री, मंत्री और सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री सीएम, दोस्तों आपको पता ही है कि हर स्टेट का एक सीएम होता है। सीएम राज्य का प्रमुख प्रशासक होता है। चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों अब हम देखते हैं जुडिशरी क्या है। तो जुडिशरी जो है दोस्तों वो लॉज को बनाती है एंड इंश्योर्स दैट दे आर फॉलोड। सॉरी दोस्तों सॉरी, न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और सुनिश्चित करती है कि उनका पालन हो रहा है। तो दोस्तों जुडिशरी का काम होता है कि वो लॉ को देखती है कि ये लॉ अच्छा है या नहीं है, क्या ये लॉ लोगों के लिए अच्छा है और क्या इसका पालन हो रहा है, मतलब क्या ये लॉ फॉलो किया जा रहा है। इसमें उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और निचली अदालतें होती हैं। तो दोस्तों ये जुडिशरी है ना, ये पूरा कोर्ट सिस्टम से रिलेटेड है, पूरा कोर्ट सिस्टम की बॉडी है जिसमें हाई कोर्ट आ जाते हैं हमारे और जो भी लोकल कोर्ट्स होते हैं। ये निष्पक्ष न्याय प्रदान करती है, इट प्रोवाइड्स फेयर जस्टिस। तो दोस्तों जो हमारी जुडिशरी है वो सभी लोगों को न्याय प्रदान करती है। तो दोस्तों अब आता है मुख्यमंत्री।
सीएम, जिसको आप चीफ मिनिस्टर कहते हैं। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। वह मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से कार्य करता है। तो दोस्तों, जो सीएम होता है वो अकेले तो गवर्नमेंट नहीं चला सकता ना, इसलिए उनकी पूरी टीम होती है, जिसमें आपको पता ही है, जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं। जो उनकी पूरी एक काउंसिल होती है, वो उनको मदद करती है कि वो गवर्नमेंट को अच्छी तरह रन कर सके। He is responsible to the legislative assembly. वह विधानसभा के प्रति उदरणीय होता है। तो दोस्तों, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहां पर सीएम का रोल बहुत ज्यादा होता है और वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आता है राज्य सरकार के कार्य। तो दोस्तों, जो स्टेट स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है कि उनको कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करनी है, सबको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, स्वच्छता सेवा को अच्छा रखना है, हेल्थ जो फैसिलिटीज है उनको अच्छा रखे ताकि वहाँ के सिटीजन अच्छे रह सके। सड़कों, पुलों और रोडों का निर्माण अच्छा होना चाहिए। कृषि, सिंचाई, उद्योग को बढ़ावा देना, दोस्तों एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए। जो इरिगेशन है, जो इंडस्ट्रीज है, उनको प्रमोट करना चाहिए। और जो पुअर और वीकर सेक्शंस है, उनके लिए काम करना चाहिए और उनके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाना चाहिए, ताकि उनको सोसाइटी में रहते हुए कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, सीटेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अच्छी सरकार वही है जो लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों की होती है। अ गुड गवर्नमेंट इज वन दैट इज द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो दोस्तों, वन लाइन रिवीजन में अगर हम देखें, राज्य सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार, जो कानून बनाती है, लागू करती है और न्याय प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये था हमारा क्लास 7 सिविक्स का पार्ट 1। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के बचे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे आपको न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर्स के साथ। और दोस्तों, पार्ट 2 भी इसका जल्द आएगा। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्जाम।